close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूं अपने नए ट्रैवल सीरीज में, जिसमें कि मैं आप सभी को ले चलूंगा दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसके आसपास के अट्रैक्शंस को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी ने मेरी पुरानी ट्रैवल सीरीज यानी कि जयपुर ट्रैवल सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाइए, देखिए, कमेंट दीजिए, रिव्यू कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमेशा कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई जर्नी को। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बोरीवली से, और मैंने रात को ट्रेन पकड़ी 12927 यानी कि दादर एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्लान सिंपल था, रात का सफर, थोड़ी नींद और सुबह तक गुजरात। सुबह जब आंख खुली तो हम पहुंच चुके थे एकता नगर। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह को पहले केवड़िया कहा जाता था, बाद में इसका नाम एकता नगर रखा गया क्योंकि यहीं बनी है दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो डेडिकेट की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इंडिया को एक साथ जोड़ने में ह्यूज रोल प्ले किया था। स्टेशन काफी नया और मॉडर्न लगता है। बाहर निकलते ही एक बड़ा इंडियन फ्लैग और सरदार पटेल की मूर्ति दिखाई देती है, साथ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का थीम भी। और अच्छी बात यह है कि स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाना भी काफ़ी इजी है। बाहर से शटल बसेस मिल जाती हैं जो रफली हर 10 से 20 मिनट में टूरिस्ट को स्टैचू कॉम्प्लेक्स और नियर बाई अट्रैक्शंस तक ले जाती हैं। तो ओवरनाइट जर्नी के बाद नेक्स्ट स्टेप था फाइनली सामने से देखना स्टैचू ऑफ यूनिटी को, और वहाँ से जाना नौका विहार के लिए। स्टेशन से हमने शटल बस ली और निकल पड़े स्टैचू ऑफ यूनिटी के ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ। रास्ते में सबसे पहले दिखा श्रेष्ठ भारत भवन, और थोड़ा आगे एक बड़ा सा एक भारत श्रेष्ठ भारत का बिलबोर्ड था जिसमें मेक इन इंडिया का टाइगर बना हुआ था। रोड्स काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड थे। एक साइड पर शांति से बह रही थी नर्मदा रिवर, जो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सेक्रेट रिवर्स में से एक मानी जाती है, और दूसरी तरफ बस से दूर से ही दिख रही थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, स्टैचू और बड़ा और इम्प्रेसिव लगने लगा था। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए एसओयू ड्रॉप पॉइंट पर। ये बेसिकली एक ओपन बस पार्किंग एरिया है जो मेन एंट्री के बिल्कुल सामने है, जहां से स्टैचू का व्यू काफ़ी क्लियर मिलता है। यहीं पर एक बड़ा बोर्ड भी लगा है जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का मैप और टिकट प्राइसेस दिए हुए हैं। ड्रॉप एरिया पर अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए मल्टीपल बस स्टेशन बने हुए हैं। हमारी आइटनरी का पहला स्टॉप था नौका विहार बोटिंग, इसलिए हमें बस स्टेशन 1 पर क्यू करना पड़ा। फिर हमने दोबारा शटल बस ली और पहुंच गए नौका विहार कंट्रोल रूम, जिसे लोग यहाँ जल हवाई अड्डा भी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है नौका विहार बोटिंग। बोट राइड एरिया की तरफ बढ़ते हुए हम बोट में एंटर हुए। सबसे पहले हमें लाइफ जैकेट्स दी गई, और बोट पर एक इंस्ट्रक्टर भी थे जो सेफ्टी और राइड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो आइए उनको सुनते हैं। इस जगह के बारे में थोड़ी सी और सेफ्टी के बारे में कुछ बातें हैं। पहले तो वो मैं आपको बताऊंगा और आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि पानी की राइड है तो सेफ्टी सबसे जरूरी हिस्सा होता है हमारी राइड का। लाइफ जैकेट कंपलसरी है। जब तक हम वापस यहाँ पर रिटर्न नहीं आ जाते हैं, हमारी
बोट जो है पूरी तरीके से पार होकर बंद नहीं जाती है, तो प्लीज आपको लाइफ जैकेट तब तक उतारनी है। इसके अलावा और भी सेफ्टी हम रखते हैं, रिक बोयार्स वगैरह और रेस्क्यू बोट सब कुछ है, तो पैनिक नहीं करना, प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही हम बोटिंग राइड चलाते हैं। आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि जो रिलिंग्स है, रिलिंग्स के ऊपर आपको वजन देके झुकना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं और गलती से भी कोई गिर जाता है, डेंजरस हो सकता है। कचरा वगैरह है पानी में नहीं डालना है। हमारे पास पीछे डस्टबिन भी रखी हुई है, तो कुछ भी वेस्टेज हो तो डस्टबिन में ही डालिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास खुद का कोई मोबाइल फोन या बैग वगैरह जिनके सामान है, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पानी में गिरेगा, बिल्कुल वापस नहीं गिरेगा। थोड़ा सा ध्यान, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। बाकी मजेदार राइड है नौका विहार बोटिंग राइड, और हमारी जो राइड है वो नेचर से जुड़ी हुई राइड है, यानी कि ये पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच हमारी बोट राइड है, और हमारी जो राइड है वो लेक की राइड है, यानी कि तालाब की राइड। तालाब जो है कैसे बने, नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है, गुजरात में भरूच के पास अरबी समुद्र को मिलती है नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर बांध जहाँ पे बना है, विजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, इसीलिए उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे बनाई गई है। और प्रतिमा जहाँ पे बनी है वो मेन नर्मदा रिवर में बनी है, वो अलग हिस्सा है। और सरदार सरोवर बांध बनने के साथ ही गुजरात में पानी पहुंचाना था, तो डैम के पीछे का जो मेन पानी का स्टोरेज होता है, वहां से जरूरत के हिसाब से पानी को रास्ता दिया गया। 4 आर्टिफिशियल लेक बना गए, यानी कि 4 तालाब बनाए गए, बाद में बनाए गए तालाब, यानी कि पहले तालाब नहीं थे, तालाब बना के पानी को इस तरफ लाया गया। टोटल 4 तालाब बनाए गए, और 4 तालाब में से हमारी राय ये 3 नंबर के तालाब में, तो 3 नंबर का तालाब है, इसका नाम है पंचमोली लेक। पंचमोली तालाब इसे कहते हैं, क्योंकि तालाब बनने से पहले यहाँ पे एक विलेज था पंचमोली नाम का, तो इस तालाब को उस विलेज के नाम से जाना जाता है, पंचमोली तालाब, पंचमोली लेक। टोटल 4 तालाब है। उसी तरह आखिरी वाला भी एक तालाब है आगे 4 नंबर का, इस 3 नंबर में से ही पानी आगे 4 नंबर तालाब में जाता है। और चारों तालाब के बाद, यानी कि आखिरी वाला तालाब है, वहीं से वो पानी मेन कैनाल में जाता है, और मेन कैनाल के जरिए ही गुजरात के अलग अलग हिस्सों में नर्मदा रिवर का पानी पहुंचाया जाता है। तो तालाब का काम ये है कि ये पानी का स्टोरेज भी करते हैं, और 12 महीने यहाँ से ही पानी मेन कैनाल में जाते रहता है। आप कभी भी आओगे पानी का लेवल आपको यहाँ पे इतना ही दिखेगा। साथ ही ये हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है टर्बाइंस के। 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे होता है, और वो बिजली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलती है, क्योंकि रिवर आती है मध्य प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र में जाती है, और लास्ट में गुजरात में एंटर करती है। इसलिए यहाँ पे जो बिजली जनरेट होती है वो 3 स्टेट को मिलती है। पानी मोस्ट अपनी गुजरात ही यूज करता है, क्योंकि नदी का आखिरी हिस्सा गुजरात में, इसीलिए 3 नंबर तालाब है पंचमोली लेक है, और चारों तालाब पहाड़ियों के बीच बने, यानी कि ये माउंटेन रेंजेस है, ये पर्वतमाला पे है, बहुत बड़ी पर्वतमाला है ये, इसका नाम है विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। विंध्याचल की पर्वतमाला है, पूरे नॉर्थ और साउथ अलग करती है जो विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। तालाब में क्रोकोडाइल्स भी है, दिखते नहीं है वहाँ पे, लेकिन क्रोकोडाइल्स है, क्योंकि 150 से ज़्यादा क्रोकोडाइल्स को वैसे यहाँ से निकाल लिया गया है, क्योंकि हमारी बोटिंग राइड स्टार्ट हुई। इसके बाद हाउस बोट सर्विस भी आ गई है, वो सामने आपको जो बोट दिखाई दे रही है किनारे पर, वो हाउस बोट सर्विस भी यहाँ पे है। और इसके साथ ही सी प्लेन भी स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद से। अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से एक सी प्लेन की शुरुआत हुई, तो सी प्लेन अहमदाबाद से इसी तालाब में यहाँ पे आता था। फिलहाल वो सर्विस बंद है, लेकिन जो राइट साइड में दूर आप रेड कलर के मार्किंग किए गए हैं, वो सी प्लेन का जो रनवे होता है उसकी मार्किंग अभी भी है, और नेक्स्ट थोड़ी टाइम में वो वापस से रिस्टार्ट होने भी वाला है। और जहाँ से आपने एंट्री ली है वो बिल्डिंग वहाँ पे थी, वो उसका ही वाटर एरोड्रोम। ये छोटा सा बांध है लेफ्ट साइड में, पानी को रोकने के लिए व्यू पॉइंट है 3 नंबर तालाब का। अगर आप टेंट सिटी में रुके हैं तो आप यहाँ पे छोटी गाड़ी भी ला सकते हैं, या फिर ई रिक्शा लेके आ सकते हैं, और साइकिलिंग के मजे आपको लेने हैं तो ये रास्ता भी होगा जो आगे मेन कैनाल की तरफ जाता है, तो आप इस रास्ते पर साइकिलिंग के मजे भी लेते हैं। मजेदार राइड है, एंजॉय कीजिए, आपको राइड हमारी बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद आपका।
साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और राइड के दौरान एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी हुआ। हमें पानी में एक मगर यानी कि क्रोकोडाइल भी दिखा। बोट पर इंस्ट्रक्टर के साथ 3 और क्रू मेंबर्स थे जो अलग अलग ऑपरेशंस हैंडल कर रहे थे। बोट की टोटल कैपेसिटी लगभग 50+2 लोगों की थी, लेकिन उस टाइम क्रू के अलावा सिर्फ हम 4 ही लोग राइड कर रहे थे। बोट का एम्बियंस काफ़ी रिलैक्सिंग था। बैकग्राउंड में पुराने हिंदी गाने चल रहे थे और सामने से दिख रहा था नर्मदा रिवर का पीसफुल व्यू। तो बस अब आप भी इंजॉय कीजिए ये नौका विहार बोट राइड। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. बोट राइड खत्म होने के बाद हम नौका विहार बोटिंग के पास वाले बस स्टॉप पर थोड़ी देर वेट किए और फिर शटल बस पकड़कर सरदार सरोवर डैम की तरफ निकल गए। बस से उतरने के बाद व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ा, बट जैसे ही हम ऊपर पहुंचे सामने दिख रहा था हमें मैसिव सा सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा रिवर पर बना हुआ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट डैम्स में से एक है। इस डैम की हाइट लगभग 163 मीटर्स है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई एरियाज को पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का एक मेजर पार्ट है और इरिगेशन के थ्रू लाखों हेक्टेयर्स फार्मलैंड को बेनिफिट करता है। व्यू पॉइंट से डैम का जो पैनोरामिक व्यू दिख रहा था वो काफ़ी ही इम्प्रेसिव था। अगला टूरिस्ट स्पॉट था मेज गार्डन। हम दोबारा से शटल बस लेकर एक बड़े बस स्टेशन एरिया पर पहुंचे और उसके बिल्कुल पास ही मेज गार्डन का एंट्री एरिया था। वहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग स्टैचू भी दिखी, मोगली यानी कि द जंगल बुक वाले कैरेक्टर की। उसके बाद हम मेज गार्डन ओरिएंटेशन सेंटर के अंदर गए, जहाँ हमने एक शॉर्ट वीडियो देखी जो मेज गार्डन के बारे में बताती है। तो चलिए आप भी एक झलक देखिए उस वीडियो की। आओ भागे खेले जहाँ खुशबू के हैं मेले, कहीं धूप कहीं छैया, देखो अनोखी भूल भुलैया। मजे आएंगे गुम जाएंगे, नए रास्ते बनाएंगे, कहीं धूप कहीं छैया, देखो अनोखी भूल भुलैया। नमस्कार बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं इस अनोखी भूल भुलैया को चुनौती देने के लिए? अभी तक आप सबने बहुत मजे किए होंगे। हमारे महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देखी होगी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध और लाइट एंड साउंड शो देखा होगा। पर यहाँ इस भूल भुलैया में आप केवल देखेंगे नहीं पर खेलेंगे भी। ये पूरा शहर और इसके सभी आकर्षण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न और विश्वास की देन है। और आप तो जानते हैं उन्हें बच्चों से कितना प्यार है, तभी तो एकता नगर में बच्चों के लिए अनेक आकर्षण बने हैं। ये भूल भुलैया भी मोदी जी का अनोखा अंदाज है हम सबको जीवन की भूल भुलैया से परिचित कराने का। ये भूल भुलैया श्री यंत्र से प्रेरित है, वही श्री यंत्र जो हमारे घरों में, मंदिर में आपने देखा होगा। श्री यंत्र सदियों से हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जो भी इसके संपर्क में आता है ये उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर देता है। श्री यंत्र की तरह ये भूल भुलैया आपकी सारी सेंसेस जैसे कि आंखें, नाक, कान, मस्तिष्क, स्पर्श और मन को छुएगी। कभी आपको फूलों की खुशबू से पता चलेगा कि आप कौन से चक्र में हैं। कभी पेड़ों का आकार और पत्तियां देखकर आप सोचेंगे कहीं मैं यहाँ पहले तो नहीं आया। और फिर आपको सुनाई देगी पानी की आवाज। भूल भुलैया के बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा है। यहाँ तक पहुँच गए तो समझिए आप लगभग जीत ही गए। तो यहाँ कुछ देर रुककर पानी के मजे लीजिए।
क्या पता कि जंगल सफारी से आपको शेरों की आवाज भी सुनाई दे जाए। पता है, ये भूल भुलैया भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया है। 3 एकड़ से ज्यादा बड़ी, 2100 मीटर लंबी। इसमें 1,80,000 पौधे और झाड़ियां लगी हुई हैं। मोदी जी की सोच थी कि जीवन की सीख देने वाली भूल भुलैया भी तो जीवन की भांति विशाल होनी चाहिए। कामिनी और संकुप्पी के पौधों से इसकी हरी दीवारें बनी हैं। फूलों से लदी झाड़ियां और पेड़ों ने इस भूल भुलैया में अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है, जहां पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां और खुशबू बेशुमार है। एक बार जब आप सब इसमें प्रवेश करेंगे तो प्रतियोगी बनकर नहीं, मित्र बनकर आगे बढ़िए, एक दूसरे की मदद करते हुए। याद रखें, निडर, निर्भीक और निश्चिंत होकर जो आगे बढ़ेगा वही विजेता होगा। श्री यंत्र से प्रेरित इस भूल भुलैया की रचना हर एक चक्र को पार करने पर आपको उत्साह से भर देगी और आपके अंदर साहस का प्रसार करेगी। तो क्या आप तैयार हैं विश्व का एक सच्चा अन्वेषक बनने के लिए? जो इस भूल भुलैया से सबसे पहले बाहर आएगा वही विजेता कहलाएगा। तो अपने मन को निर्भय बनाएं और जीतने की चाहत को दिल में रखकर इस भूल भुलैया में करें प्रवेश। स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बॉडी फिट है, माइंड फिट है। जल्दी चलो जल्दी। क्या छे तो असी रास्ता लब लावांगे। उसके बाद एक बोर्ड पर ऊपर से पूरा मेज गार्डन का लेआउट भी दिख रहा था, जिसे देखकर समझ आता है कि अंदर का मेज कैसे डिजाइन किया गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक फाउंटेन दिखा और फिर हम एंटर हुए मेज टाइप स्ट्रक्चर में। अंदर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भूल भुलैया जैसा था। अब आप इंजॉय कीजिए इस मेज के टाइम लैप्स को। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मेज गार्डन के बाद हम पहुंचे वैली ऑफ फ्लावर्स। लगभग 24 एकर्स में फैला हुआ ये गार्डन 300 से भी ज़्यादा फ्लावर वेराइटीज़ और लाखों प्लांट्स के लिए फेमस है। गार्डन में चलते हुए हमने काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स देखे, जैसे कि सनफ्लावर्स, रोजेस और एक क्रिएटिव इंस्टॉलेशन भी था मेक इन इंडिया टाइगर का। सबसे अच्छी बात यह थी कि गार्डन के कुछ पॉइंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी क्लियरली दिख रहा था। थोड़ी देर गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम बाहर निकले और फिर होटल की तरफ निकल गए चेक इन के लिए। हमारा होटल था BRG बजट होटल और हम इसको आपको वीडियो सीरीज के एंड में ज़रूर दिखाएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, लेकिन जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम एक्चुअल SOU कॉम्प्लेक्स का विजिट करने वाले हैं, जहां हम आपको पूरा कैंपस, सराउंडिंग्स और स्टैचू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एग्जिबिट्स डिटेल में दिखाएंगे।
तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर म्यूजियम में क्या क्या है और SOU कॉम्प्लेक्स का रियल एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।